हेलो, मैं हूँ ज्योतिका। वेलकम टू एक्सेलिंग साइकोलॉजी। आज की क्लास में हम BPCC 106 सब्जेक्ट का यूनिट 1 लर्न करने वाले हैं। ये क्विक लेसन है, एक क्रैश कोर्स का लेसन है, तो इसमें हम कम से कम टाइम में इस यूनिट को लर्न करेंगे। लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो मैं आपको एक एक लाइन नहीं समझाऊंगी यूनिट का। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लर्न करेंगे, मार्क करेंगे, और बाकी देखेंगे कि हम अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द आंसर्स। तो मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन हम ब्रीफ में कवर करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स से कि उनको इतना टाइम नहीं है कि हर यूनिट को इन डेप्थ समझ सके। वैसे मैंने इन डेप्थ वीडियोस भी कवर किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो 108, 105 इन सब्जेक्ट्स के मैंने कुछ डिटेल्ड वीडियोस भी किए हैं। तो अगर आपकी प्रेफरेंस ऑलमोस्ट लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग के लिए है तो आप वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फास्ट लर्न करेंगे बट फुल्ली लर्न करेंगे, और मैं आपको बीच बीच में एग्ज़ाम टिप्स भी देती जाऊंगी कि आप किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने आंसर्स फ्रेज कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लर्न करेंगे। तो लेट अस बिगिन विथ 106 यूनिट 1। इस यूनिट में जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया है उसमें सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है कि आगे हम इस यूनिट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है तो इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है वो एक्सप्लेन किया गया है। फ़िलहाल ये एक फास्ट लेसन है तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। मैं ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्टली फ़िलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट से लर्न करना शुरू कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेक्शन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप 106 सब्जेक्ट देखें कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, आप देखेंगे इसके एंड में रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं, यूनिट एंड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसलिए जो वर्डिंग है उन क्वेश्चंस की, मोस्टली एग्ज़ाम में उस वर्डिंग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस सब्जेक्ट में क्या किया गया है कि आप सब्जेक्ट को समझे हैं या नहीं, आप एक पर्टिकुलर यूनिट पढ़ रहे हैं, वो आप समझे हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए रिव्यू क्वेश्चन एंड में दिए गए हैं। एज सच एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे 10 मार्कर आते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है इस बात पे। वो तो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेज होते हैं, आप अभी अगर इग्नू के पास्ट पेपर्स सर्च करें तो उनके ही ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो 106 के पेपर आए हैं उसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेज होते हैं। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है बताने का कि आप वरीड हो जाए, मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करेंगे जितना रिव्यू क्वेश्चन है तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि रिव्यू क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं। पेपर में 10 मार्क्स को जस्टिफाई करने के लिए बड़ा सेक्शन पूछा जाता है एक ही आंसर में। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कीजिए। तो अगेन, अगर आप यूनिट सिंसियरली लर्न करते, आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं यूनिट की, तो इट वोंट मैटर कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेज किया है। आपने लर्निंग इतनी अच्छी की है कि आप आंसर कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन को। इसलिए फुल यूनिट को स्टडी कीजिए, सिर्फ रिव्यू क्वेश्चंस पर काउंट मत कीजिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी, बिगनिंग में ही बता देती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट करते हैं इमीडिएटली हाफ एन आवर 1 आवर में इस यूनिट की रीडिंग कीजिए। एकदम ही रीडिंग नहीं करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। रीडिंग कीजिए इसके बाद, और इमीडिएटली कीजिए, ताकि जो भी आपने अंडरस्टैंड किया है लेसन में
उसकी वजह से फास्ट आप ग्रास्प कर पाएंगे कि क्या लिखा गया है। ओके, सो डेफिनेटली गो थ्रू द एंटायर यूनिट आफ्टर सीइंग द वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट। ये जो पूरा 106 का सब्जेक्ट है, इसका इंटेंशन है कि आप समझें कि आज साइकोलॉजी जो भी स्टेट में है वो यहाँ तक पहुँचा कैसे है। आज हम कहते हैं साइकोलॉजी मतलब साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, लेकिन ये डेफिनेशन पे जो पूरी साइकोलॉजी को समझा देता है, हम कैसे आए, व्हाट वर द ओरिजिन्स, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में क्या हुआ, वो हम इस सब्जेक्ट में लर्न करते हैं। क्योंकि ये क्विक लेसन है, मैं और ये सब पेरिफेरल बातों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, हम ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे ऑन हमें क्या समझना है विद इन द सेक्शंस। तो फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें बता रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट अगर हम देखें तो उसकी एक हिस्ट्री होती है जो फिलॉसफी से शुरू होती है और फिर वो सब्जेक्ट साइंस पर पहुंच जाता है। पहले के ज़माने में जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी कैसे होती थी, जो एक्सपर्ट्स होते थे उस सब्जेक्ट में, मतलब बहुत चिंतन जिन्होंने किया होता था या जो बहुत अनुभवी लोग होते थे, वो उसके बारे में डिस्कशंस करते रहते थे और लोग उनके डिस्कशन से सीखते थे। जैसे अगर हमें माइंड और बिहेवियर में इंटरेस्ट है तो जो उस समय के हम कहते बड़े फिलोसोफर्स थे, वो अपने ज्ञान से हमें सिखाते रहते थे कि माइंड और बिहेवियर कैसे चलते हैं। धीरे धीरे लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गया और फिर सबको लगा कि हमें सिर्फ फिलोसोफर्स से नहीं जानना है कि जिसमें भी हमें इंटरेस्ट है वो सब नॉलेज क्या है, हमें रादर साइंस के ज़रिए जानना है कि क्या उस फील्ड में है जो भी हम इंटरेस्टेड है। जैसे बिहेवियर में इंटरेस्टेड है तो बिहेवियर का सारा ज्ञान हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं चाहिए, हमें साइंस से चाहिए। तो साइंस क्या है, दैट इज़ द क्वेश्चन। साइंस है सिस्टमैटिक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है जो आप 105 सब्जेक्ट्स में डिटेल में लर्न करते हैं। उसको यूज़ करते हुए, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें जानना है कि बिहेवियर कैसे होता है, माइंड में क्या होता है। तो शुरुआत तो साइकोलॉजी की भी फिलोसोफर्स के डिस्कशन यानी कि फ़िलॉसफ़ी से ही हुई है, लेकिन फिर वो यहाँ तक पहुँचा कि अब जो है हम हर चीज़ सिस्टमैटिकली लर्न करते हैं और माइंड बिहेवियर की जो भी नॉलेज है इसी तरीके से आज की डेट में हमारे पास आती है। लेकिन क्या हो गया, ये तो हमें पक्का है कि हमें साइंस के ज़रिए नॉलेज चाहिए, फ़िलॉसफ़ी से नहीं चाहिए। लेकिन साइंस क्या है, इसके ऊपर भी डिबेट है। कुछ रिसर्चर्स एक ब्रॉड व्यू लेते हैं साइंस का और कुछ एक नैरो व्यू लेते हैं। पहले जान लेते हैं नैरो व्यू क्या है। नैरो व्यू के हिसाब से साइंस वही है जो सेंस ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, यानी कि जो भी ज्ञान हमने इकट्ठा किया है चीज़ों को सेंस करते हुए, देख के, सुन के, महसूस करके, उसको ही हम ज्ञान मानेंगे और किसी चीज़ को हम ज्ञान नहीं मानेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बिहेवियर के लिए कहें कि लोग खुश होते हैं जब वो कुछ अचीव करते हैं, तो कोई क्लास में फर्स्ट आ गया, किसी की अच्छी नौकरी लग गई तो वो खुश हो जाएगा। अब जस्ट बिकॉज़ ये सेंसिबल साउंड करता है, कॉमन सेंस की बात है या हमारे अनुभव में ऐसा है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमको प्रूफ चाहिए और ऐसा प्रूफ चाहिए जो सेंसरी ऑब्जर्वेशन से आया है। तो जो लोग हमें खुश नज़र आते हैं उनकी लाइफ को हम ऑब्ज़र्व करेंगे या उनको पूछेंगे डायरेक्टली, वो हमें बताए सामने से कि वो खुश क्यों है, क्या वो वाकई अचीवमेंट की वजह से खुश है, या हमें दिखेगा कि उसी टाइम पे वो खुश है जब कुछ अच्छा उनके साथ होता है। फिर हम मानेंगे, फिर हम एक्सेप्ट करेंगे कि
ये बात सच है और इसको हम साइकोलॉजी के नॉलेज में ऐड करेंगे कि जब भी किसी की अचीवमेंट होती है तो वो खुश होता है। इसको हम नैरो व्यू कहते हैं ऑफ साइंस। ओनली दैट विच इज़ वेरीफाइबल या ऑब्जर्वेबल बाय द सेंसेस, ओनली दैट विल बी टेकन एज नॉलेज। लेकिन सच ये है कि साइंस का एक ब्रॉडर व्यू भी हो सकता है। फिलहाल ये व्यू जो हमने देखा इसको हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं। एम्पिरिसिज्म का मतलब ही है सेंसरी वेरिफिकेशन। अगर हम ब्रॉडर व्यू ले तो हम रैशनलिस्ट व्यू ले सकते हैं टू साइंस। रैशनलिस्ट व्यू का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम वेरीफाई कर सकें, हर चीज़ हमें दिखाई दे, सुनाई दे, नॉट नेसेसरी। लेकिन हमारे पास एक इंटेलेक्ट है, एक बुद्धि है, उसके ज़रिए हम काफ़ी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। रीजनिंग को यूज़ करके, लॉजिक को यूज़ करके, मतलब सिंपली सिंग जो चीज़ों के बारे में गहरी सोच रख के, सेंसिबली अगर चीज़ों के बारे में सोचें तो भी हम नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर तरीका है, इसमें हम सेंसरी ऑब्जर्वेशंस को भी मानेंगे, बट लोगों की थिंकिंग के ज़रिए जो पता चले उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि लोग अचीव करते तो खुश होते हैं, हो सकता है इसको हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया है, लेकिन अगर लॉजिक यूज़ करें इट मेक्स सेंस, रीजनिंग करें तो मेक सेंस। किसी को कुछ अचीव हुआ है तो उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, उसको अपने बारे में बेटर फील होगा, उसको बाकियों से भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के चांसेस हाई है, उसकी आगे की लाइफ में अच्छी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सब रीजनिंग से जाए तो इट मेक्स सेंस कि वो खुश होगा। इसको भी हम रैशनलिस्ट व्यू में एक्सेप्ट करेंगे। अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें, टाइम के हिसाब से देखें, तो जो फिलोसोफर्स थे शुरू में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो रैशनलिस्ट थे। वो इसी तरह से बातों का लॉजिक लगा के चीज़ों को समझते थे। ये जो एम्पिरिकल व्यू है कि सिर्फ जो वेरीफाई हो सकता है उसी को एक्सेप्ट करेंगे, ये तो बाद में आया है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। फिर भी आज की डेट में जब से साइकोलॉजी साइंस बना है, एम्पिरिकल व्यू ही डोमिनेटिंग है। रैशनलिस्ट व्यू के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होने के स्कोप बहुत है, लेकिन जो एम्पिरिसिस्ट व्यू है वो सबको वेरीफाइबल है। आज अगर मैं कुछ देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हैं, तो दोनों एक ही बात को देख के आपस में चेक कर सकते वो सही है या नहीं। लेकिन रैशनलिस्ट बात करें तो मेरी रीजनिंग आपकी रीजनिंग से अलग हो सकती है, तो उसका रेजोल्यूशन करना मुश्किल हो जाता है। इस नज़रिए से कि हमें फैक्चुअली चीज़ों को जानना है, आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं आना, कंक्लूजन्स पे आना है, इसकी वजह से एम्पिरिसिज्म ही ज़्यादा डोमिनेंट रहा है। और इसकी वजह से आज की डेट में साइकोलॉजी में इतने थियरीज़ हैं, आपने लास्ट ईयर भी देखा है, बिहेवियरिज्म भी है, कॉग्निटिविज्म भी है, साइकोडायनामिज्म भी है। इनमें से उनको ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और ज़्यादा टिके हुए हैं जो एम्पिरिकल बेसिस पे फाउंडेड है। जो रैशनलिस्ट बेसिस पे थियरीज़ आई है वो मोस्टली ऑब्सोलीट हो चुकी है आज की डेट में। अब क्योंकि एम्पिरिसिज्म व्यू डोमिनेंट है तो हमें ये समझना है कि एम्पिरिसिज्म में नॉलेज कैसे गैदर करते हैं। ठीक है, हम समझ गए एम्पिरिसिज्म क्या है, लेकिन प्रैक्टिस में जो रिसर्चर नॉलेज गेन करते हैं वो एग्जैक्टली कर क्या रहे होते हैं इन द एम्पिरिकल मेथड। जनरली वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, जैसे आप 105 में सीख रहे हैं, जिसमें आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। आपको कोई भी बिहेवियर में इंटरेस्ट है, आप उसकी कॉजेज़ जानने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स एम्पिरिकल तरीके से, ये सेंसरी ऑब्जर्वेशन की तरीके से। तो वो मेथड सबसे डोमिनेंट है एम्पिरिसिज्म में। और आप खुद देखेंगे आपके सब्जेक्ट्स में कितने सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे बीच बीच में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के। लास्ट ईयर भी आपने बैंड्यूरा के, पैवलोव के, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। तो ये मेथड बहुत यूज़ होता है जब नेचुरल साइंसेस की हम बात करते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया,
उसमें तो शुरू से ये मेथड यूज़ होता है और इसकी वैलिडिटी यानी कि इसकी कितनी अच्छी एबिलिटी है, कितना ये एक्यूरेट रहता है, उसको जानने की वजह से इसको साइकोलॉजी में भी अडॉप्ट किया गया है। अब अगर बात करें एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटेशन की, तो लास्ट ईयर आपने वुंड के बारे में स्टडी किया है, वो हमें यहाँ पर याद दिला रहे हैं एंड उनका नाम आपको यहाँ पर भी याद रखना है। वुंड जो है उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे साइकोलॉजी में। आपको याद होगा उन्होंने एक लेबोरेटरी बनाई थी लिप्जिग यूनिवर्सिटी में और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। किस तरह के एक्सपेरिमेंट वो करते थे इस सब्जेक्ट में आगे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, बट उनकी वजह से साइकोलॉजी को एक एम्पिरिकल दर्जा मिलने में, एक साइंस का दर्जा मिलने में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि उनके आने के पहले मोस्टली वो डिस्कशन मेथड, रैशनल मेथड ही चल रहा था। उनके आने की वजह से एक्सपेरिमेंटेशन पर जोर आया। वुंड जो है वो खुद भी एक्सपेरिमेंट करते थे और एडवोकेट भी करते थे। वो सजेस्ट करते थे कि सभी इंट्रोस्पेक्शन एक्सपेरिमेंट्स करें। जैसा मैंने आपको बताया आगे आपको स्टडी करने को मिलेगा। अभी आप ब्रीफली समझ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने ही माइंड को या अपने ही मन को बारीकी से ऑब्जर्व करना और रिपोर्ट देना एक्सपेरिमेंटर को कि अपने मन में क्या चल रहा है। जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं वो अलग अलग तरह की स्टिम्युलाई या चीज़ें हमें देते हैं। उन चीज़ों के रिस्पॉन्स में हमारे मन में क्या बातें आ रही हैं उनका चिंतन करके हमें रिसर्चर को बताना होता है। तो इस तरह के सिंपल एक्सपेरिमेंट वो करते थे। इससे वो आप देख ही सकते सेंसरी तरीके से समझते थे कि किसी के माइंड में क्या चल रहा है। किसी के माइंड को आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन वो खुद इंट्रोस्पेक्ट करके आपको बता रहे उसके माइंड में क्या है, तो आपके पास सेंसरी प्रूफ है। उसकी जो रिपोर्ट है वो सेंसरी प्रूफ है कि माइंड इस तरह से चलता है। तो वुंड कहते थे कि स्पेक्यूलेट करने के बदले कि किसके मन में क्या चल रहा है, हम उन्हीं से रिपोर्ट लें कि वो क्या सोच रहे हैं। इसलिए उनका मेथड एम्पिरिकल था, प्रूफ पे बेस था, और इसलिए वो एम्पिरिकल साइंस के साथ अलाइन हो गया। वुंड ने इनफैक्ट इस तरह के एक्सपेरिमेंट क्यों किए, क्योंकि वो फिजियोलॉजी के ही प्रोफेसर थे। वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर नहीं हो सकते थे, तभी साइकोलॉजी की कोई साइंटिफिक फील्ड नहीं थी। वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे जो साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने साइकोलॉजी यानी कि माइंड पे भी एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तो जो भी उन्होंने फिजियोलॉजी में सीखा था कि एक्सपेरिमेंट कैसे करने चाहिए, वही मेथड उन्होंने साइकोलॉजी में भी सक्सेसफुली अप्लाई किया। उन्होंने एक बुक भी लिखी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो वो बुक में उन्होंने इस तरह की अपनी एडवोकेसी की है, समझाया है कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए और वो क्या करते थे, क्या रिपोर्ट्स उनको मिली, सब कुछ उन्होंने डिस्कस किया है। उन्हीं से इंस्पायर होकर कई सारी कंटेम्प्रेरी यानी कि मॉडर्न बुक्स भी इस फील्ड में लिखी गई हैं। आज की डेट में आप कोई भी मॉडर्न बुक उठाइए साइकोलॉजी की, उन्हीं के जैसे प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब एक बात एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट है 106, इसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो लगभग हर यूनिट में आप देखेंगे रिसर्चर्स के नाम, थियरिस्ट के नाम, उनके वर्क्स के नाम, उन्होंने कौन सी कॉन्फ्रेंसेस की, कौन से बुक्स लिखे, कौन सी सोसाइटी के वो हेड रहे, ये सब आपको लर्न करना है। तो जब आप एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, आप कुछ यूनिट्स लीव कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, वो आप कीजिए। सारे यूनिट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो यूनिट्स आप लर्न कर रहे हैं उनको अच्छे से लर्न कीजिए और जो मेमोराइज करना है उन यूनिट्स में वो भी कीजिए। देन डोंट स्किप आउट ऑन दैट, क्योंकि फिर आपका आंसर बहुत वीक हो जाता है। तो 106 सब्जेक्ट है जिसमें एफर्ट डालना पड़ेगा टू रिमेंबर वेल। तो इस सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी बेसिस पे भी ले सकते हैं। आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स 106 और 109 थोड़े टेक्निकल है, तो दोनों को आप अच्छे से टाइम दीजिए टू लर्न विथ मेमोराइजेशन।
बाकी सब्जेक्ट्स मोर और लेस अंडरस्टैंडिंग से भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। अब जैसे आई एम कमिंग बैक टू द लेसन, जैसे हमने देखा वुंड जो है उन्होंने अच्छे से फील्ड को स्टार्ट दिया एम्पिरिकली, उसी तरह से वॉटसन ने भी इस फील्ड को कंटिन्यू किया। वॉटसन अगेन हमने 101 में लर्न किया, बिहेवियरिज्म के फादर थे और वो मानते थे कि सिर्फ वही स्टडी करना चाहिए जो ऑब्जर्वेबल है। ये हमने 101 में लर्न किया था। उनके हिसाब से माइंड बहुत सब्जेक्टिव होता है और कभी भी हम किसी के माइंड को डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं, तो हम सिर्फ बाहर की चीज़ों को स्टडी करें। अभी हमने एम्पिरिकल प्रिंसिपल देखा कि सिर्फ जो सेंसेस से वेरीफाई होता है वही स्टडी करना है, तो वॉटसन का व्यू भी बिल्कुल वही है, उसी से मैच होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग है। तो हम कह सकते हैं वो एम्पिरिसिज्म को और आगे लेके गए आफ्टर वुंड। लेकिन इन बिटवीन ये जो वुंड की डेवलपमेंट्स थी और फिर वॉटसन आए, इन बिटवीन और उनके साथ भी, वॉटसन के साथ भी और भी कई एक्सपर्ट्स आए साइकोलॉजी के, जिनके व्यूज़ हमेशा वॉटसन और वुंड से मैच नहीं करते थे। वो थोड़े रैशनलिस्ट बेंड ऑफ माइंड के भी थे, उनको लगा कि सिर्फ एम्पिरिसिज्म सही नहीं है। और कुछ ऐसे भी रहे हमारे एक्सपर्ट्स जिनको हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि वो किस साइड में थे, एम्पिरिसिज्म के साइड में कि रैशनलिज्म, क्योंकि उनके वर्क्स में हमें दोनों ही दिख जाता है। कभी कभी वो लॉजिक के बेसिस पे कुछ क्लेम्स करते बिहेवियर को लेके, कभी कभी अपने स्टडीज़ के ज़रिए, एम्पिरिसिज्म के ज़रिए। उनमें से एक है सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड का नाम आपको पता होगा ही अगर आप साइकोलॉजी में आ चुके हैं, साइको एनालिसिस साइकोडायनामिक फील्ड के फाउंडर। अब कई बार वो केस स्टडीज़ करके अपनी बातों को प्रूफ करते थे, कई बार वो ऐसे ही लॉजिक बेसिस पे और अपने अनुभवों के बेसिस पे बहुत कुछ क्लेम कर देते थे और आउटराइट उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो ये रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म की डिबेट के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमें लगता है कि मिक्स्ड है उनका, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते वो किस साइड पे है। लेकिन एक स्कूल था जेस्टॉल्ट स्कूल। ये जो जेस्टॉल्टिस्ट थे, इनके बारे में आपने लास्ट ईयर परसेप्शन चैप्टर में लर्न किया है, 101 और 103 में, मैक्स वर्थहाइमर, वुल्फगैंग कोहलर। ये जो जेस्टॉल्टिस्ट थे ये टोटली रैशनलिज्म के व्यू पे थे, ये एम्पिरिसिज्म में नहीं मानते थे। इनके जो आपने सिद्धांत देखे परसेप्शन के, आपको रियलाइज़ होगा अब कि वो रैशनलिज्म पे बेस्ड थे। उन्होंने एज सच एक्सपेरिमेंट्स करके वेरीफाई नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने इल्यूजन्स दिए, विजुअल इल्यूजन्स। वो वाले जो इल्यूजन्स है वो लॉजिकली वो एक्सप्लेन कर देते थे कि जैसे अगर एक फ़ोटो है उसमें दो फेस क्यों दिखते हैं, बैकग्राउंड कौन सा रहता है, फोरग्राउंड कौन सा रहता है। तो सब कुछ उन्होंने रीजनिंग या रैशनलिज्म के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। अगेन आई जस्ट टेक अ मोमेंट टू डाइग्रेस। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते कि अगर हमने दूसरे बुक्स में कुछ पढ़ा है तो क्या हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हमें एग्जैक्टली वही लिखना है जो बुक में दिया गया है। सबसे पहले तो आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, अब आप स्कूल में नहीं है, तो मगिंग अप वाला और मेमोराइजिंग वाला जो, मतलब जैसे मैंने पिंक में जो भी मार्क किया और मैंने आपको बताया भी कुछ फैक्ट्स है जो आपको मेमोराइज करने हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करके जाना है पेपर में, ये वाला आप अब अपना पर्सपेक्टिव छोड़ दीजिए। आपको अपने वर्ड्स में ही आंसर करना है। मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट में कैपेसिटी है कि 6 से 10 सब्जेक्ट्स के हर एक यूनिट को वो मेमोराइज करके लिख सके पेपर में। तो जो इम्पॉसिबल बात है उसको तो जाने ही दीजिए। दूसरी बात है, क्या आप कहीं और से लिख सकते हैं? आप डेफिनेटली कहीं और से लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ रिलेवेंट। आपने वॉटसन के बारे में कुछ भी पढ़ा है कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे लिटिल एल्बर्ट वाला किया है, क्या उसका यहाँ पर रेलेवेंस है? नहीं, तो वो आप नहीं लिख सकते। लेकिन लास्ट ईयर जैसे अभी मैंने कनेक्ट किया, 101 में आपने स्टडी किया, वो बिहेवियरिज्म के फादर है, ऑब्जर्वेशन पे एम्फसाइज करते थे, क्या वो यहाँ पे रेलेवेंट है? यस, क्योंकि वो एम्पिरिसिज्म के उनके स्टैंड को दिखाता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड नॉट नेसेसरी कि इग्नू के यूनिट से ही आपने स्टडी किया है,
कोई और टेक्स्ट बुक भी इंडिपेंडेंटली आप स्टडी कर रहे हैं, इग्नू के रेफरेंसेस में से निकाल के आपने कोई बुक निकाली है, उसमें से भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ओनली क्राइटेरियन इज रेलेवेंस। आंसर को लंबा करने के लिए कुछ नहीं लिखना है, पॉइंट बनाने के लिए लिखना है तो ज़रूर लिखिए। कमिंग बैक टू एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म, एक स्कूल रहा है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। ये इसमें आपने स्टडी किया है रॉजर्स, मैस्लो, विक्टर फ्रैंकल, रोलो में जैसे बड़े बड़े फिगर्स रहे हैं। आगे भी इस सब्जेक्ट में और 114 सब्जेक्ट में आप बहुत लर्न करेंगे। वो तो क्लियरली एम्पिरिसिज्म को रिजेक्ट कर देते थे। उनके हिसाब से हर ह्यूमन बीइंग बहुत यूनिक होता है, उसका बहुत ही एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। हर इंसान रियलिटी को अपने तरीके से देखता है, तो ऑब्जर्वेशंस करके, एक्सपेरिमेंट करके कॉमन प्रिंसिपल्स ढूंढने की कोशिश करना कि मोस्ट लोग कैसे सोचते, क्या करते हैं, मोस्ट लोगों का माइंड कैसे होता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। तो उन्होंने तो कहा था कि एम्पिरिसिज्म एक्सपेरिमेंटेशन करना ही नहीं चाहिए। इन सारे एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें, और सभी जो मैंने मार्क के सबके नाम याद रखने हैं, उनकी डिसिप्लिन्स का नाम भी याद रखना है। ये समझ में हमें आ जाता है कि अगर हम साइकोलॉजी को सिर्फ एक तरीके से लें, जैसे हम कहें साइंटिफिक साइकोलॉजी मतलब जो एम्पिरिसिज्म पे बेस्ड है, तो हम हमारी स्कोप को लिमिटेड कर देते हैं। हम कुछ ही फील्ड्स को स्टडी कर पाएंगे जो एम्पिरिकल के साइड में है। बाकी जो हमें इतना वेल्थ ऑफ नॉलेज मिल सकता है ह्यूमनिस्टिक या जेस्टॉल्ट इस तरह के अप्रोचेस से, वो हम लीव आउट कर देंगे, तो वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो अब ये डिबेट जो है, इसको धीरे धीरे हम रिजॉल्व करते जाएंगे थ्रू आउट दिस कोर्स कि हमें कौन से वाले फील्ड्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें आज की डेट में एक्सेप्टेबल व्यू क्या है, तो मोस्ट स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आप कोई भी ले लीजिए, अपनी ही 101 की टेक्स्ट बुक ले लीजिए, आप देखेंगे एम्पिरिसिज्म के साइड में है। जब क्या कहते हैं साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, उनका मतलब होता है जो सेंसरी वेरिफिकेशन से हमें माइंड बिहेवियर की नॉलेज मिली है, हम सिर्फ वही स्टडी कर रहे हैं। नो डाउट वो ह्यूमनिस्टिक जेस्टॉल्ट पे भी टच करते हैं, बट उसको सिर्फ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में लेते हैं, उसके आगे उन फील्ड्स को परस्यू नहीं करते हैं। तो इट्स मोर लाइक ऑनररी मेंशन होता है उन फील्ड्स का, उसके आगे उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आज की डेट में जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ फ्यू थिंकर्स का रिफ्लेक्शन है, जैसे कि वुंट, वॉटसन, जो बिहेवियरिज्म के ट्रेडिशन में रहे हैं। बाकी जिन्होंने एक्सपर्टीज़ दिया है जैसे कि रॉजर्स, मैस्लो, उनकी वैल्यू कम पड़ चुकी है इन फ्रंट ऑफ द एम्पिरिसिस्ट। और इसलिए हमें बिगिनिंग में ही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए हमें बता रहे हैं कि इस बात पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए, हमें कुछ पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में हमें नहीं बताया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये 106 सब्जेक्ट हमें एनलाइटन करने के लिए है, इसमें इन बातों का मेंशन है। एक तो अगर हम देखें कि विल्हेम वुंट जो है वो बहुत ही साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के थे, ये सच है, ये कोई झूठी बात नहीं है। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताएगा बाकी के टेक्स्ट बुक में कि खुद वुंट जो है धीरे धीरे जैसे वो अपने एक्सपेरिमेंटेशंस करने लगे, उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन नॉट बी द ओनली मेथड टू गेन नॉलेज इन साइकोलॉजी। शुरू में क्या हुआ, क्योंकि वो फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे, तो वहाँ से उन्होंने जो सीखा विद द नोबल इंटेंशन कि साइकोलॉजी को भी साइंटिफिक बनाना है, उन्होंने वो सब कुछ अडॉप्ट किया टू साइकोलॉजी। फिर जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते गए, उनको लगा कि साइकोलॉजी में एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजिकल यानी कि कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंसेस को स्टडी करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को देखें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर उस तरह से स्टडी नहीं कर सकते जैसे फिजियोलॉजी में हम बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस को स्टडी करते हैं। आपका हार्ट कैसे बीट करता है, आपका ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है,
उसके कुछ लॉज हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन आपका बिहेवियर ऐसे प्रिंसिपल से नहीं चलता है। आपके बिहेवियर में आपका फ्री विल भी है, आप खुद भी डिसाइड करते हैं आपको क्या करना है, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नॉन बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। लास्ट ईयर आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट 101 में आपने स्टडी किया था बिहेवियर इज़ मल्टी डिटर्मिन्ड। तो आपका बिहेवियर, आपके कल्चर, आपके पेरेंट्स आपको क्या सिखाते, टीचर्स क्या सिखाती है, आपकी सोसाइटी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उससे भी शेप होता है। तो जैसे बायोलॉजी में स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चीज़ों को सीख सकते हैं क्योंकि वो कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, वैसे ह्यूमन बिहेवियर नहीं चलता है। ये बात वुंड को भी रियलाइज़ हुई। तो उन्होंने एक फील्ड स्टार्ट की थी वॉल्कर साइकोलॉजीज, जो जर्मन वर्ड है, और उसमें वो कल्चरल और सोशल साइकोलॉजी को स्टडी करने लगे। ह्यूमंस एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और बिहेवियर एक दूसरे की वजह से कैसे चलता है वो स्टडी करने लग गए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कुछ समय के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वॉल्कर साइकोलॉजीज को देने लगे इंस्टेड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स जो वो लेबोरेटरी में करते थे। वॉल्कर साइकोलॉजीज वो एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं स्टडी करते थे, रादर वो जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है आर्टिफैक्ट्स, ये सब की स्टडी करते थे, केस स्टडीज़ करते थे, डिस्कशंस करते थे एक्सपर्ट्स के साथ, उनसे समझते थे कि कौन से कल्चर और सोसाइटी में क्या है, और इंट्रोस्पेक्ट करते थे या रीजनिंग करते थे कि इन सब की वजह से ह्यूमंस पर क्या प्रभाव होता होगा। तो जो फाउंडर थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टार्ट किया साइकोलॉजी में, उन्होंने ही उसको अबैंडन करके दूसरी तरफ अपना झुकाव कर दिया। तो फिर हम कैसे माने कि साइकोलॉजी सिर्फ एम्पिरिकल होता है? डेफिनेटली साइकोलॉजी में और भी बहुत कुछ है, और इसलिए नैरो व्यू लेना ऑफ साइंस इज़ एक्चुअली नॉट वेरी एडवाइजेबल। इनके अलावा हमने देखा विलियम जेम्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे कि सिर्फ हमें वही स्टडी करना चाहिए जो कॉन्शियसनेस में है, यानी कि वो कहते थे कि लोग जो अनुभव करें वैसे ही, जैसे वुंड ने कहा उनके जैसे, जेम्स उन्हीं के स्टूडेंट थे, तो लोग जो अनुभव करते उनकी ही रिपोर्ट से हमें स्टडी करना है। वो पक्के थे इस बात को लेके, लेकिन फिर उन्होंने भी अपना काम जैसे जैसे किया उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, अगेन आगे की यूनिट्स में आप देखेंगे व्हाट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, पर जो लोगों के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो इस तरह से स्टडी हो ही नहीं सकते एक्सपेरिमेंटल तरीके से। हर इंसान बहुत अलग है एक दूसरे से, सब में बहुत यूनिकनेस है, और कॉन्शियसनेस बहुत ही वेरिएबल है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो पॉसिबल ही नहीं है लेबोरेटरी में सिंपल कॉज इफ़ेक्ट तरीके से हम स्टडी कर पाए। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप किसी के हाथ पे एक पत्थर रख दीजिए, किसी का अनुभव बिल्कुल अलग होगा, वो कहेगा बहुत रफ है, चुभ रहा है, कोई बोलेगा ठीक है, मैनेजेबल है, थोड़ा भारी है, बट ठीक है, आई कैन होल्ड इट। तो एक छोटी सी बात को लेके लोगों का मन इतना अलग अलग चलता है कि आप किस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप कौन सा कॉज इफ़ेक्ट क्या ढूंढ रहे। क्या आप कह सकते हैं कि एज अ कॉज अगर आप किसी के हाथ में पत्थर रखें तो यही इफ़ेक्ट होगा, उसके मन में एग्जैक्टली यही विचार आएंगे? आप नहीं कह सकते। तो क्योंकि लोग इतने अलग हैं, जैसे फिजियोलॉजी में प्रिंसिपल है कि ऐसी अगर सपोजिंग हम कुछ कंज्यूम करेंगे बॉडी में तो दिल ज़ोर से धड़केगा या धीमे धड़केगा, उस तरह के प्रिंसिपल आप साइकोलॉजी में नहीं निकाल सकते। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है बिहेवियर की। तो उन्होंने कहा साइकोलॉजी इज़ अ नेस्टी लिटिल साइंस। इससे उनका मतलब था सरल नहीं है, बिहेवियर को स्टडी करना फिजियोलॉजी को स्टडी करने जैसा सिंपल नहीं है। तो उन्होंने खुद गिव अप कर दिया था साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटेशन से स्टडी करना। तो जब जो फाउंडर्स और स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स थे एक्सपेरिमेंटेशन के, उन्होंने ही एम्पिरिकल मेथड को क्रिटिसाइज़ किया, तो हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि साइकोलॉजी जो हम आज की डेट में स्टडी करें उससे भी बहुत ज़्यादा डीप है, उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है। और अगर हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं और अच्छे प्रैक्टिशनर्स बनना चाहते हैं तो हमें इस तरह का कोर्स करने की ज़रूरत है, जो कि है 106,
जिसमें हमें ब्रॉडर व्यू से फेमिलियराइज किया जा रहा है। इस सेक्शन को मैंने काफ़ी सारा टाइम दिया है, आई नो दैट, टू एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें फाउंडेशन है। इसके आगे हम फास्टर स्टडी कर पाते हैं, और क्योंकि मुझे आपको थोड़ा और भी एक्सप्लेन करना पड़ा अबाउट हाउ आई एम गोइंग अबाउट द क्रैश कोर्स, सो इट हैज़ टेकन लिटिल मोर टाइम, बट इट इज़ वर्थ टेकिंग दैट टाइम। अब यहाँ से अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है, इट कैन बी अबाउट वर्डिंग यूजिंग रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, या आपको सीधे सीधे भी अक्सर इग्नू में सीधे क्वेश्चन ही पूछे जाते, फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट। टाइटल्स, हेडिंग्स को बहुत ध्यान दीजिए, हमेशा मोस्टली जो क्वेश्चन है उसी के अराउंड वर्डेड होते हैं। तो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट और ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 10 मार्कर के लिए सेक्शन आ सकता है, एंड आई एम श्योर हमने जो भी स्टडी किया है उस हिसाब से आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर में। यू विल बी एबल टू राइट इनफ फॉर 10 मार्क्स। ऑल्सो पेपर में नॉनसेंस नहीं लिखना है, बाय दैट आई मीन कि अपना मन घड़न नहीं लिखना है। अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लिखना है। अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का मतलब है जो ब्रॉड पॉइंट्स आपको याद है, व्हाट यू हैव टू कवर, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने वर्ड्स में देना। तो जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, मीनिंग ऑफ एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि वुंड से लेके आगे के जो रिसर्चर्स थे अप टू ये, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ भी हम इंक्लूड कर लेते, ह्यूमनिस्टिक, इन सब का स्टैंस क्या रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सेक्शन में आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि एम्पिरिकल व्यू लेना लिमिटेड या नैरो क्यों हो जाता है। नेक्स्ट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि वुंड और जेम्स ने खुद कैसे अबैंडन किया था एम्पिरिकल मेथड को, राइट। तो ऐसे मोटा मोटा अगर आप याद रख लेंगे कि कौन से सेक्शंस या क्या क्या आपको कवर करना है, उसके अंडर जो भी आपने लर्न किया वो आप अपने वर्ड्स में दीजिए, और जो फैक्ट्स मेमोराइज किए वो एग्जैक्टली दीजिए। दैट इज़ राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स। राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स इज़ नॉट राइटिंग एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट। अभी कमिंग टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो अभी हमने समझ लिया है कि इस पूरे कोर्स में हम क्यों बहुत गौर से देखने वाले कि साइकोलॉजी में शुरू में क्या हुआ, ताकि हमारा विजन ब्रॉडन हो। अब उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो E.G. बोरिंग नाम के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे साइकोलॉजी के। उन्होंने कहा है कि जब भी हम साइकोलॉजी के पास्ट को देखते हैं, जो हम इस कोर्स में देखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि 2 नज़रिए हैं या 2 अप्रोचेस है इसको देखने का। एक है ग्रेट मैन पर्सपेक्टिव और एक है ज़ेडगिस्ट मॉडल। ये इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। रिव्यू क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, एक क्वेश्चन है लेके व्हाट इज़ ज़ेडगिस्ट अप्रोच, क्वेश्चन 4। तो आप टर्न करके देख लीजिए, पेज 11 पे 23 पे है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और पेपर में भी ऐसे ही पूछ सकते हैं, या तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव करके पूछेंगे या तो ज़ेडगिस्ट। वैसे ये जो सेक्शन है थोड़ा छोटा है, इट कैन गेट क्लब्ड विद द नेक्स्ट और द प्रीवियस सेक्शन, या शॉर्ट नोट में आ सकता है मोस्टली। अब हम समझे ये 2 पर्सपेक्टिव्स क्या है टू लुक एट साइकोलॉजी। अगर हम बात करें ग्रेट मैन की, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को कैसे देखेंगे, एक एक्सपर्ट ऑफ साइकोलॉजी के बाद दूसरा क्या कंट्रीब्यूट किया। तो वुंड ने क्या कंट्रीब्यूट किया, फिर जेम्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया, फिर जेस्टोल्टिस ने क्या कंट्रीब्यूट किया, और हम उन्हीं को क्रेडिट देते जाते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटेशन आया तो वुंड की वजह से, फंक्शनलिज्म आया तो जेम्स की वजह से। हम समझते हैं कि जो ग्रेट पर्सन्स हैं वो ही फील्ड को आगे लेके गए हैं और उन्हीं को पूरा क्रेडिट देते हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन अगेन ये नैरो पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट्स आए आगे और इतने बड़े कंट्रीब्यूशन, इतने एफर्ट्स उन्होंने डाले, वो ऐसे ही सडनली या स्पॉन्टेनियसली नहीं डाले। हमेशा कुछ बिल्डअप हुआ है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी है, कुछ डिमांड्स रहे हैं सिचुएशन के, जो हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल फोर्सेस का मोमेंटम, उनका चलाव ऐसा रहा है कि इन लोगों को आके वो डिमांड्स मीट करनी पड़ी।
फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी सैचुरेट हो गया था, philosophical discussions were going nowhere and psychology was not able to stand at par with other sciences like natural sciences. तो डिमांड थी उस समय की कि साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाया जाए, और अपने एफर्ट्स और इंसाइट से वुंट ने आके साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाया। इस नज़रिए से अगर हम देखें तो हम ज़ाइटगेस्ट अप्रोच ले रहे हैं और हम ब्रॉडर व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, ज़्यादा डीपली और रीजनिंग के साथ बातों को समझ रहे हैं, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं और फैक्चुअली लर्न करें कि कौन आया और किसने क्या किया। तो इस बुक में यही अप्रोच लिया गया है, ज़ाइटगेस्ट वाला। एक एक्सपर्ट और रहे हैं थॉमस कुन, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। उसमें उन्होंने इस बातों को एक्सप्लेन किया, नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने कहा है कि हर फील्ड में ऐसा होता है कि एक डिमांड होती है, कुछ कल्चरल सोशल फोर्सेस होते, कुछ नीड्स होती, जैसे मैंने आपको वुंट के एग्जाम्पल में दिया, उसकी नीड्स को साइंस को मीट करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, और उसकी रिजल्ट जो है एक पैराडाइम उभर के आता है उस साइंस में, जो फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। ये पैराडाइम सडनली नहीं आता, खुद से नहीं आता, फोर्सेस की वजह से, जो प्रेशर्स है सोशल और कल्चरल, उसकी वजह से आता है। जैसे कि अगर आप इकोनॉमिक्स में देखें तो जैसे इन्फ्लेशन होता है, तो क्योंकि सोसाइटी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसको लेके कितनी सारी थियोरीज आती है। तो हर फील्ड में ऐसा ही होता है। पैराडाइम कोई स्पेसिफिक थियोरी की बात नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थियोरीज, इट्स एन आइडियोलॉजी मोर और लेस। जैसे कि अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म के कितने थियरिस्ट हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग वाले पावलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाले स्किनर, और फिर बिहेवियरिज्म से ही बहुत क्लोज बैंड्यूरा जिन्होंने सोशल लर्निंग थियरी दी। लेकिन इन सब का कॉमनैलिटी क्या है, सब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में मानते हैं। सबको लगता है कि अगर साइकोलॉजी को साइंटिफिक बनाना है तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर स्टडी करना है। तो ये जो थियरी है कि साइकोलॉजी शुड बी अबाउट ऑब्जर्वेशन, ये पैराडाइम है, ये एक ओवरआर्किंग थीम है जिसके अंडर ये सब छोटी छोटी कंडीशनिंग वाली थियरीज है। तो इसलिए पैराडाइम मतलब उस समय का पर्सपेक्टिव और अ वे ऑफ डीलिंग विद द सब्जेक्ट एट दैट टाइम। हर साइंस में ऐसा एक पर्सपेक्टिव आता है। अब अगर बात करें साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी में हम कह सकते हैं कि पैराडाइम शब्द का मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है कंपेयर टू अदर साइंसेस। कोई भी फ्रेमवर्क या सिस्टम ऑफ थॉट अबाउट ह्यूमन नेचर, उसको हम साइकोलॉजी में कह देते हैं पैराडाइम। वाई इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस? क्योंकि साइकोलॉजी मैच्योर साइंस नहीं है, इट इज़ इन अ प्री पैराडाइमेटिक स्टेट। साइकोलॉजी में बिकॉज वी सॉ अर्लियर कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है अबाउट हाउ बिहेवियर शुड बी स्टडीड एग्जैक्टली, और बिहेवियर बहुत ही प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, तो हम वो सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई कर पाते जो बाकी सब्जेक्ट्स में है। इसलिए साइकोलॉजी अभी तक उस लेवल पे नहीं है लाइक अदर सब्जेक्ट्स जिसमें क्लियर कट प्रिंसिपल्स या क्लियर फाउंडेशंस हैं। सो वी से इट इज़ नॉट मैच्योर और प्री पैराडाइमेटिक है। अभी तक एक डेफिनेट पैराडाइम या थीम नहीं आई है जिस पे हम कॉन्फिडेंस रख के फील्ड को आगे ले जा सके। हमेशा में बिहेवियर केयर में कुछ नया नया पता चलता रहता है एंड वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग बेसिक आइडियोलॉजी और पैराडाइम अकॉर्डिंग टू दैट। तो साइकोलॉजी अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में है। अब अगर हम फिर से आए ऑन ज़ाइटगेस्ट अप्रोच, वाई वी शुड टेक दैट, क्योंकि उसकी वजह से हम पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हैं। ये जो चेंजिंग पैराडाइम्स है साइकोलॉजी में, कभी बिहेवियरिज्म कहता है कि बिहेवियर स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, फिर आपने देखा है 101 में कॉग्निटिविज्म ने कहा कि माइंड को इग्नोर नहीं कर सकते, मेंटल प्रोसेस स्टडी करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कॉग्निटिविज्म वाला पैराडाइम आता है, कभी दोनों को मर्ज करके कॉग्निटिव बिहेवियरल वाला पैराडाइम आ जाता है। ये जो शिफ्ट होते रहते हैं, अगर हम ज़ाइटगेस्ट अप्रोच से स्टडी करें हिस्टोरिकली तो हमें ज़्यादा मीनिंगफुली समझ में आएंगे। हम समझ पाएंगे साइकोलॉजी किस दिशा में जा रही है, क्यों जा रही है,
दैट विल बी बेटर देन जस्ट सीइंग आइसोलेटेडली कि कौन कौन से पैराडाइम्स हैं, नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट देम विद ईच अदर। फिर ऐसा क्यों हो रहा है साइकोलॉजी में, वी वोंट हैव आंसर्स टू दैट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि साइंस एक इंटेलेक्चुअल परस्यूट भी है, नो डाउट। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लोगों की इंटेलिजेंस यूज़ करके, ग्रेट पर्सन्स की, लेकिन कल्चरल पॉलिटिकल एंटरप्राइज है, बाय प्रोडक्ट है ऑफ हमारी सोसाइटी और कल्चर में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में डोमिनेंस है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव का, विच वी सॉ एम्पिरिसिज्म, वो वाला। एम्पिरिसिज्म को यहाँ पे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव कहा है क्योंकि नो डाउट साइंस यूजेस एम्पिरिसिज्म, बट ये आइडिया कि हमें सेंसरी वेरिफिकेशन करना है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम वन टाइप ऑफ फिलोसफी विच इज़ कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। एंड वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म की आइडियोलॉजी है, वहाँ पर इंडिविजुअल फोकस रहता है। तो साइकोलॉजी में आप कई बार देखेंगे कि इंडिविजुअल वर्ड का यूज़ होगा रादर देन पर्सन और ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो एम्फसाइज करना चाहते हैं कि हर इंसान यूनिक होता है। क्योंकि इस तरह के व्यूज़ वेस्ट में है तो इस वजह से एक नैरो फोकस है, एम्पिरिकल फोकस है, इसलिए वो रिजेक्ट करते गए हैं रैशनलिस्ट टाइप के जो पैराडाइम्स आए हैं। इसके अलावा कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कोलोनाइजेशन, जैसे इंडिया भी कोलोनाइज था, उसकी वजह से वेस्टर्न सोसाइटीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो गई है। अगर हम सोचें इंडिया में फिर क्यों एम्पिरिकल व्यू है, अगर ये वेस्ट की बात है, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था तो उन्होंने अपने व्यूज़ यहाँ पर भी इस्टेब्लिश किए थे, और ऐसा पूरे वर्ल्ड में कई जगह पर हुआ है कॉलोनाइजेशन। लेकिन हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ, ये सब आप याद रखिए, कोई भी लैंडमार्क इवेंट मेंशन होता है तो उसके बाद आप देखेंगे ये जो इंडिविजुअलिज्म है ये और इनफैक्ट प्रोपोगेट हुआ आफ्टर कोलोनाइजेशन एंड ऑल वाज ओवर, क्योंकि यूएसए का डोमिनेंस हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यूएसए प्री डोमिनेंट बन गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, क्योंकि वी नो यूएसएसआर को हरा के इट बिकेम द विनर ऑफ द कोल्ड वॉर। तब से आप देखेंगे कि और इंडिविजुअलिज्म को प्रोपोगेट किया जा रहा है, क्योंकि यूएस भी वेस्टर्न ही है, वहाँ पर भी सेम आइडियोलॉजी है जो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड पुश कर रहे हैं। सो फर्दर वी कैन सी कि नो डाउट नॉन वेस्टर्न जो कल्चर्स है उनमें भी साइकोलॉजी की बहुत डेवलपमेंट हुई है। बाकी के कल्चर्स ने भी इंटरेस्ट लिया है इन हाउ द माइंड एंड द बिहेवियर फंक्शन, बट बिकॉज ऑफ नॉन डोमिनेंट पोजिशन अनलाइक द यूएस, क्योंकि उनका प्रभाव उतना नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू इन्फ्लुएंस अदर कल्चर्स, वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं बाय द वेस्टर्न कल्चर्स। तो बिना क्वेश्चन किए उन्होंने यूएस की फ़िलॉसफी को अडॉप्ट कर लिया है। इंडिया में भी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी आपने लास्ट ईयर भी स्टडी किया है, आप देखेंगे वो सब यूएस की थियोरीज़ हैं, वही के थियोरिस्ट ने वो सब दिया है और उन्हीं के रिसर्च स्टडीज़ पे बेस्ड है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है। मॉडर्न टाइम में ये रियलाइजेशन है कि नॉन वेस्टर्न व्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। आपने 103 में हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में स्टडी किया है। ये सब नॉन वेस्ट वर्ल्ड के आइडियाज़ है, एशियन वर्ल्ड के, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है फिलोसफिकली, ज़्यादा डीपर है हमारे वेस्टर्न व्यूज़ से, क्योंकि दे आर नॉट ओनली एम्पिरिकली बेस्ड। हमारे व्यूज़ जो है वो रैशनलिज्म पे भी बेस्ड है, तो स्कोप ब्रॉडर है देन वेस्टर्न व्यूज़। आज की डेट में वेस्ट वाले भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनके व्यूज़ के अलावा भी और व्यूज़ हो सकते हैं। इस कोर्स में आप आगे स्टडी करते जाएंगे कि वेस्टर्न व्यूज़ थोड़े सैचुरेट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के आंसर्स तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं बाय जस्ट यूजिंग एम्पिरिसिज्म। तो अब वो भी और जानना चाहते हैं कि और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है उनके प्रॉब्लम्स के। तो आज की डेट में एक्नॉलेजमेंट है कि नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी भी होती है। इनफैक्ट एक डिस्टिंक्शन किया गया है बिटवीन नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटी। अगेन ये आपने 103 में लर्न किया है। नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी वो है जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ से आई है और
जो आपने लास्ट स्टडी किया है इंडिजिनस साइकोलॉजी, और वही के लिए मेंट है, मतलब इंडिया की कुछ थियोरीज या रिसर्चेज है ऑन साइकोलॉजी जो यहीं पर यूज़ करनी है। लेकिन नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी सोसाइटी में जो प्रैक्टिस हो रही है साइकोलॉजी, वो है जो वेस्ट में ओरिजिनेट हुई है लेकिन यहाँ पर यूज़ की जा रही है। तो यहाँ पर अगर कोई बिहेवियरिज्म का यूज़ कर रहा है इन काउंसलिंग या इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो बिहेवियरिज्म वेस्ट से आया है, वो सिर्फ यहाँ पर यूज़ कर रहा है, तो वो सेकंड कैटेगरी में है इस वाली में। लेकिन अगर कोई बुद्धिज़्म या हिंदुइज़्म के प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहा है अपने क्लिनिकल या काउंसलिंग प्रैक्टिस में, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में है नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजीज़ में। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, या जो रिव्यू क्वेश्चन 4 है उसी की वर्डिंग को स्लाइटली चेंज करके आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ ग्रेट मैन वर्सेस ज़ेटगेस्ट पर्सपेक्टिव, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो अराउंड दैट ही कुछ वर्डिंग रहेगी। लाइक आई मेंशन बिफोर, ये सेक्शन थोड़ा स्मॉल है फ्रॉम 10 मार्कर पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन गेट कंबाइंड विथ अनदर सेक्शन फॉर 10 मार्क्स ऑल्सो। जैसे मैं हमेशा एक मैप टाइप बना लेती हूँ, आप भी बनाइए, मेक इट अ हैबिट, ऑलवेज राइट कि किस पैराग्राफ में क्या कवर करना है। कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, उसमें हेडिंग्स सब हेडिंग्स काफ़ी होते, इट बिकम्स ईजी टू लर्न। लेकिन जो सब्जेक्ट्स में नहीं है, जैसे इस सब्जेक्ट में, आप खुद नोट कर लीजिए ब्रॉडली आपको क्या एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्रेट मैन ज़ेटगेस्ट पर्सपेक्टिव्स क्या है और कुन ने क्या कहा है अबाउट पैराडाइम। फिर आपको उसके बाद नेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है कि प्री पैराडाइमेटिक स्टेट क्या है। तो क्या होगा, ऐसे आप लिखेंगे तो ऊपर ऊपर से आप हेडिंग्स लर्न करके फिर जो भी रीडिंग आपने की है आप खुद एक्सप्लेन कर पाएंगी। लाइक यू विल जस्ट हैव टू मेमोराइज द हेडिंग्स, अंडर दैट व्हाट इज़ टू बी रिटन वो आप खुद से लिख पाएंगे। यू विल हैव सम फ्रेमवर्क कि आपको क्या लिखना है। इसके बाद ज़ेटगेस्ट में आपने लर्न किया है नेक्स्ट, जैसे 2 पैराग्राफ आप ले सकते हैं कि वाई द एम्पिरिसिस्ट व्यू इज़ डोमिनेटिंग, हाउ वेस्टर्न साइकोलॉजी हैज़ प्रोपोगेटेड द एम्पिरिसिस्ट व्यू। तो वो आप कवर कर सकते हैं इन द नेक्स्ट पैराग्राफ्स। उसमें यूएसए का और पहले कॉलोनाइजेशन का क्या प्रोमिनेंस रहा है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में अभी जो हमने देखा, स्पेशली ये सेक्शन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ज़ेटगेस्ट में यही तक उनको याद रहता है, बट आपको नॉन वेस्टर्न साइकोलॉजी भी डिस्कस करना है, एंड में आके वो भूल जाते हैं। So this type of making a framework or just giving a headings of what you need to remember is useful for this reason कि कुछ भी छूट नहीं जाएगा, आपको याद रहेगा exactly क्या कवर करना है। तो अपने माइंड में सोच लीजिए ज़ेटगेस्ट रिलेटेड या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये वाली हेडिंग्स आपको कवर करनी है। लेट्स कम टू नेक्स्ट सेक्शन जो कि है अबाउट कंटिन्यूइंग फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन इन साइकोलॉजी। उसके पहले भी एक पैराग्राफ है, लेकिन ये जनरल डिस्कशन है, ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन में हम ऑलरेडी 103 में लर्न कर चुके हैं, तो दिस इज़ मोर और लेस लाइक अ रिविजन फॉर अस, ये तो हमें पता ही है, तो क्विकली वी कैन गो थ्रू इट। नॉन वेस्टर्न जहाँ तक बात है, बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है हमारे। अगर आप हिंदुइज़्म में ही देख ले या बुद्धिज़्म में ही इंडिया में देख ले, जैनिज़्म में देख ले, तो बहुत पुराने सिविलाइजेशन के हमारे जो थिंकर्स एंड सेजेस हैं उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है लाइफ कैसी होती है, बिहेवियर कैसा होता है। इनफैक्ट उन्होंने गाइडलाइंस भी दी कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो पहले बात अगर करें इंडिया की, तो भारत में हम देखते हैं कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, ये सब यही के ओरिजिनेटेड फ़िलॉसफीज़ हैं। इंडिया में बहुत सारे फ़िलॉसफीज़ हैं, लेकिन कुछ बाहर से आए हैं। ओरिजिनल की बात करें तो ये है, ये सिर्फ फ़िलॉसफीज़ नहीं है, जैसे हम जानते हैं ये रिलीजन भी है। लोग इनको एक वे ऑफ लाइफ बना के चलते हैं। इन सब में बहुत कुछ सिखाया गया है, इन सब में बहुत रिस्पेक्टेड सेजेस रहे हैं जिन्होंने ह्यूमन आचरण के बारे में बहुत गाइडेंस हमें दिया है।
तो एक तो हम ये नोट कर लेंगे। फिर स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर अगर हिंदुइज़्म में आए तो हिंदुइज़्म में कई सारे ट्रेटिसेस और बुक्स ऑफ वेल्थ है, जैसे कि भगवद गीता है, वेदास है। वेदास में भी बोल रहे हैं कि 4 जैसे हमें पता है वेद है, उनमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब हम प्रॉपर्ली मेमोराइज करके लिखेंगे। वेद का लिटरली मतलब ही है बुक ऑफ नॉलेज। और अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कई सारी वर्शिपिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, जैसे कि हमें सारे नेचुरल एलिमेंट्स को कैसे अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सन, मून, विंड, ग्रैटिट्यूड कल्टीवेट किया गया है और इन सारे एंटिटीज़ की इम्पोर्टेंस को समझाया गया है। अगर आज आप वेस्ट में देखें तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की बात होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, और अगर इंडिया में देखें तो हमें तो शुरू से पता है कि ये सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं नॉन वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस आज की डेट में वेस्ट कैसे पे पड़ रहा है। इट्स अ रिवर्सल। पहले हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हुए, अब वो हमसे हो रहे हैं। फिर अगर आप देखें उपनिषद जो है उसमें आप देखेंगे कि हमारा जो है, जैसे आपने 103 में स्टडी किया, आत्मन और ब्रह्मन, यानी कि हमारा और यूनिवर्स का क्या कनेक्शन है, कैसे हम एक दूसरे से रिलेटेड है, वो डिस्कस किया गया है। इसके अलावा बोल रहे हैं अगर ओवरऑल हम देखें हिंदू फिलॉसफी को, नॉट एनी पर्टिकुलर ट्रेटिस, तो आप देखेंगे स्केप्टिसिज्म ऑफ सेंसरी नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है। स्केप्टिसिज्म का मतलब होना है डाउटफुल होना। अभी हमने क्या देखा, एम्पिरिसिज्म का मतलब है सिर्फ सेंसरी ऑब्जर्वेशन पर ही रिलाई करना और किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना। लेकिन अगर अब आप देखें उपनिषद्स, हमारे हिंदू की कोई भी फिलॉसफी देखें हिंदुइज्म की, तो हमें कहा जा रहा है कि सेंसरी ऑब्जर्वेशन पर तो आपको डाउट करना है, आपको स्केप्टिकल रहना है। यानी कि कहने की कोशिश है कि सेंसेस तो हमें धोखा देते हैं, जो हम देखते सुनते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज इस दुनिया में है जो हम सिर्फ बुद्धि को यूज़ करके ही समझ सकते हैं, जो सिर्फ हमारी आत्मा अनुभव कर सकती है, हमारी शरीर अनुभव नहीं कर सकती। तो ये कैसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट है टू द वेस्टर्न व्यू, वो आप समझ सकते हैं। एक और ज़रूरी थीम रही है सर्च ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यूनिटी एंड यूनिवर्सल नॉलेज। इसी के अकॉर्डिंग्स में अगर शरीर और सेंसरी वेरिफिकेशन सब कुछ नहीं है तो फिर हम कैसे सब कुछ समझेंगे? बाकी की नॉलेज कहाँ से आएगी जो हम देख सुन नहीं पाते? वो आती है खुद को कंट्रोल करने से, अपनी गहराई में जाके आत्मा को समझने से और आत्मन और ब्रह्मन को यूनाइट करने से। तो वो भी हमारे हिंदुइज्म में समझाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं उपनिषद्स के अनुसार इंसान जो है यूनिक नहीं होता। हमने देखा वेस्ट में इंडिविजुअलिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब यूनिक है, सब अपना सोचते हैं, सेल्फ फोकस बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हम आत्मन है जो ब्रह्मन का हिस्सा है, वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये जो आई होता है, ईगो होता है, इसका कोई स्कोप नहीं है हमारे हिंदुइज्म में। इसके अलावा आप देख सकते, तो दिस इज़ वन मोर पॉइंट वेट इज़ डायमेट्रिकली ऑपोजिट। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, तो सबको अपना इंडिविजुअल यूनिक फैक्टर्स को होन करना है और अपनी अचीवमेंट्स बरी रखनी है, अपनी यूनिकनेस को आगे से आगे बढ़ाना है। लेकिन इंडिया में हम ऐसा नहीं मानते। इंडिया में हम मानते हैं हिंदू ट्रेडिशन में कि हमें ब्रह्मन के साथ कनेक्ट होना है, हमें उस यूनिवर्सल रियलिटी के पास पहुंचना है जिससे हम आए हैं। तो हमें कुछ नया नहीं करना, हम कर भी नहीं सकते कोई नया कंट्रीब्यूशन। जो हम भूल चुके हैं कि हम ब्रह्मन का हिस्सा है और जो हमारी ट्रू रियलाइजेशन है, उसी को रियलाइज़ करके हमें रीयूनाइट होना है ब्रह्मन से। तो सेंसरी वर्ल्ड के जो इल्यूजन्स है उसमें से निकल के हमें वापस यूनिवर्स का हिस्सा बनना है, वो हमारा उद्देश्य या गोल है।
जबकि वेस्ट में क्या गोल है कि यूनिकनेस को पहचान के कुछ नया करना है, कुछ नया कंट्रीब्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल उल्टा जो वेस्ट में समझा गया है उससे हिंदुइज्म में समझाया गया है। तो नॉन वेस्टर्न और वेस्टर्न जहाँ तक हिंदुइज्म की बात है एक दूसरे से अलाइंड नहीं है, एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। इसके अलावा बुद्धिज़्म भी है। बुद्धिज़्म थोड़ा अलग है हिंदू फिलॉसफी में। लॉर्ड बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम जी जिन्होंने स्टार्ट किया था बुद्धिज़्म, उनको हम बुद्ध कहते हैं रिस्पेक्ट से। उन्होंने माइंड के नोशन को ही रिजेक्ट कर दिया था। जो आइडिया है कि एक माइंड होता है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदुइज्म में माना गया है आत्मन डोमिनेंट है, बुद्धि भी बहुत रिस्पेक्टेबल है, माइंड वो है जो सेंसेस के साथ भटकता रहता है। तो माइंड की एक्सेप्टेंस है कि होता है, ऐसा माना गया है हिंदुइज्म में। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने कहा है कि माइंड नहीं होता है। उन्होंने सोल को भी नहीं माना, आत्मन को भी नहीं माना। उन्होंने कहा ये सब तो हमारे माइंड की उपज है। हम चाहते हैं हम इन बातों में बिलीव करें, हमें सिक्योरिटी फील होती है ऐसी बातों में बिलीव करके, इसलिए हम इस पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी बातों को हमने बनाई है ऐसी बातें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वेस्टर्न व्यू भी सही नहीं है। दिस डज नॉट मीन कि हिंदुइज्म से उनका व्यू अलग है, डज नॉट मीन कि वेस्टर्न व्यू उनको एक्सेप्टेबल है। उन्होंने कहा है जहाँ तक वेस्टर्न की बात है वो भी सही नहीं है कि इंडिविजुअल्स यूनिक होते हैं और ख़ुद अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं या कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। रादर उन्होंने कहा है कि हम जो भी है वो हमारी हैबिट, हेरिडिटी और एनवायरमेंटल इवेंट्स की वजह से हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि हम इंडिपेंडेंट सोच नहीं रखते, हम बस इस वर्ल्ड में आते हैं जाते हैं, जैसे बाकी हम दिखते हैं, जंतु आते जाते हैं वैसे हम भी आते जाते हैं। जो होता है हमारे साथ उसके हिसाब से हम शेप होते जाते हैं। हमारी कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है। जैसे हम वर्ल्ड में आ रहे हैं, जिस घर में आ रहे हैं, जैसा हमारे साथ हो रहा है वैसे हम बनते जा रहे हैं। हिंदुइज्म में एक और बात मानी गई है कि आत्मन जो है वो हमेशा जीवित रहती है, एक शरीर से दूसरे में जाती है। यानी कि बर्थ, रीइंकार्नेशन ये तो होता ही है। तो आत्मा मर नहीं सकती, अमर है। लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा कहा गया है कि इंसान नहीं जीवित रहता है डेथ के बाद। कहने का मतलब है कि आत्मन नहीं है तो ऐसा कोई भी एंटिटी हमारे अंदर नहीं है जो डेथ के बाद कंटिन्यू हो सके। बुद्धिज़्म का एक व्यू मैच करता है विद द वेस्ट, जो कि है एम्पिरिसिज्म। बुद्ध ने भी कहा कि जो हमारे सेंसरी इनपुट है वही हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज है। उनके हिसाब से भी क्योंकि आत्मन नहीं है, आगे पीछे के कोई बर्थ नहीं है, तो हम क्या रीजनिंग करके या रैशनैलिटी लगा के आगे पीछे का सोचें। जैसे हिंदुइज्म में हम कर्म के फल ये सब सोचते हैं, उन्हें लगा कि वो सब सोचने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सब है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो हम देख सुन सकते वही सच्चाई है, लेकिन एट द सेम टाइम अनलाइक द वेस्ट उन्होंने ये नहीं कहा कि जो सेंसरी ऑब्जर्वेशन है उसी पे हम बिजी रहे सारा टाइम, उसी पे फोकस रहे। रादर उन्होंने कहा सेंसेस को कंट्रोल करना है। नो डाउट सेंस से ही हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं, लेकिन सेंसेस को नियंत्रित रखना है ताकि हम हैप्पीनेस को अटेन कर सकें। उनके हिसाब से भी सेंसेस यहाँ वहाँ भटकती रहती है। जब तक वो भटकती है हमें खुशी नहीं मिलती। जब हम सेंसेस को शांत कर लेते हैं तब जाके हम खुश होते हैं और एक स्पिरिट को एक्सपीरियंस करते हैं जो हमारे अंदर है। ये आत्मन वाली स्पिरिट नहीं है, ये स्पिरिट वही है कि हम यूनिवर्स से पैदा हुए हैं, हम आते जाते जैसे मैंने बताया जंतुओं के जैसे, तो हम अनुभव कर पाते हैं कि हम इस लार्जर पिक्चर में कितने अनइम्पॉर्टेंट हैं और इसलिए हमें इतना भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम रेस्टेड फील करते हैं जब हम ऐसा रियलाइज़ करते हैं। इसके बाद जैनिज़्म है। जैनिज़्म को जैना धर्मा भी कहा जाता है क्योंकि ये भी एक रिलीजन है। और जैनी धर्म में
24 तीर्थंकर रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर्स रहे हैं जिन्होंने पूरी जैनिज़्म की फ़िलॉसफी दी है। उनमें से लॉर्ड महावीर जी जो 24th तीर्थंकर रहे हैं, वो बहुत पहले के समय में आए थे, अबाउट 600 BCE। तभी उन्होंने सब समझा दिया था कि यूनिवर्स कैसे चलता है और धर्म जो है उसमें हमें क्या करना है। इटर्नल धर्म उन्होंने बता दिया था जो हमेशा सच रहेगा, कभी क्वेश्चन में नहीं आ सकता, और उससे हम पूरी यूनिवर्स की फंक्शनिंग को समझ लेते हैं। अब अगर हम देखें कि जैनिज़्म और हिंदुइज़्म कैसे अलग है, तो जैनिज़्म अपने ऑन्टोलॉजिकल अजम्पशन यानी वही फिलोसफिकल अजम्पशंस में अलग है हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म से। हिंदुइज़्म में हमने देखा एक आत्मन है जो सदैव जीवित रहती है। बुद्धिज़्म में अनंता है, कोई आत्मन नहीं है, बस यूनिवर्स में हम आते जाते एक कॉन्शियसनेस है। जैनिज़्म में एक आप कह सकते एक तरह का कॉम्बिनेशन है, या अलग ही व्यू आप मान लीजिए। उसमें माना गया है कि हम इटर्नल है, हम जीवित सदा रहते हैं, लेकिन हम एक चेंजिंग जीवा है, हमारा सेल्फ बदलता रहता है हमेशा। तो एक जीव है हमारे अंदर जो समय समय पर बदलता रहता है। इसके बारे में 103 में आपने पढ़ा है और 106 में भी हम आगे पढ़ते हैं। तो फ़िलहाल इसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। इसके अलावा जैनिज़्म में बताया गया है कि कुछ सिद्धांत है जो सभी को फॉलो करने हैं अपने जीव को प्योर रखने के लिए। उसमें से एक है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, एक है अनेकांतवादा यानी कि मैनी साइडेडनेस, और एक है अपारिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट। अगेन ब्रॉडली अगर मैं कहूँ तो किसी को दुख नहीं पहुँचाना है, हर चीज़ के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ये याद रखना है कि फिनोमिनोलॉजिकल या सब्जेक्टिव होती है रियलिटी, और किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं करनी, डिटैच्ड रहना है। अब इसमें से जो लास्ट 2 प्रिंसिपल्स है, ये आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में जो वेस्ट में है आप इनका रिफ्लेक्शन देखेंगे। फिनोमिनोलॉजिकल व्यू आज की डेट में बहुत एक्सेप्टेड है, और यानी कि हर इंसान रियलिटी को अपने हिसाब से देखता है, और डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए। हर चीज़ में उलझना नहीं है, ये बात भी अब वहाँ पर बहुत एक्सेप्ट हुई है। तो पहले ही हमने देख लिया नॉन वेस्टर्न व्यूज़ वेस्ट पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जैनिज़्म भी वैसा ही एक व्यू है। आगे हमें बता रहे हैं कि जैनिज़्म में और भी बातें बताई गई है, जैसे 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। हम देख रहे सोर्स ऑफ नॉलेज ही हमारा मेन मुद्दा है फ़िलहाल, कि नॉलेज कहाँ से आ सकती है, सिर्फ सेंसेस से या रैशनैलिटी से। जैनिज़्म बहुत ब्रॉड है, बहुत ही एक्सेप्टिंग टाइप का रिलीजन है। उन्होंने नॉलेज के लिए कहा है 3 सोर्सेज है, तो बहुत ही ब्रॉड और डाइवर्स स्कोप है उनका। एक तो प्रत्यक्षा, जो भी हम परसीव करते हैं वो, हम जो समझते हैं रियलिटी वो। दूसरा है अनुमान, जो हम कंक्लूजन्स निकालते हैं रैशनली चीज़ों को सोच के। और तीसरा है शब्द यानी कि टेस्टिमनी, जो एम्पिरिकली हम देखते हैं, जो हमें रिपोर्ट किया जाता है। यानी कि उन्होंने नॉलेज को हर जगह से एक्सेप्ट किया है, एम्पिरिसिज्म सेंसरी वेरिफिकेशन से भी, अपने अनुभवों से भी, पर्सनल एक्सपीरियंस से, और रैशनलिज्म से, सोच समझ के जो लॉजिक निकलता है उससे भी। तो जैनिज़्म की जो टीचिंग है डेफिनेटली वेस्टर्न से अलग है। और अगर बात करें जीवन का उद्देश्य क्या है, वेस्टर्न में हमने देखा टू एक्सप्रेस यूनिकनेस, जैनिज़्म में उद्देश्य है कि डिज़ायर्स को फुलफिल, वेस्ट में कहा है डिज़ायर्स को फुलफिल करना है, जैनिज़्म में कहा है डिटैचमेंट, मटीरियल रियलिटी से अलग रहना है, साइकोलॉजिकल रियलिटी से भी अलग रहना है, और जीवा को प्योर कैसे करना है, कैसे सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करके जीवा को शुद्ध रखना है, वो फोकस है इन जैनिज़्म। इंडिया में ये जो हमने देखा हमारे ओरिजिन के धर्म है, जिससे हमें साइकोलॉजी यानी कि माइंड बिहेवियर बहुत अच्छे से समझ में आता है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सिर्फ ओनली व्यूज़ नहीं है,
इन इंडिया, और भी बाहर के भी बहुत व्यूज़ हमने एक्सेप्ट किए हैं, और हिंदुइज़्म के अंदर भी और भी व्यूज़ है, बुद्धिज़्म के अंदर भी और है, बहुत रिचनेस है हमारे कल्चर में। तो ये हमने सिर्फ ब्रॉड तरीके से देखा है कि इंडिया के क्या फ़िलोसफिकल व्यूज़ हैं। अब थोड़ा सा नॉन वेस्टर्न में हम चाइनीज़ व्यूज़ के बारे में भी देखेंगे। सेम जैसे वहाँ पर मेमोराइजेशन किया है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ों का करना पड़ेगा। चाइनीज़ की अगर व्यूज़ की हम बात करें तो वहाँ पर एक बुक है आई चिंग बुक ऑफ चेंज। इसमें चाइनीज़ लिटरेचर और मेटाफिज़िक्स रिकॉर्डेड है। इसको लिखा है वेन वैंग ने। तो उनके जो एक रिस्पेक्टेबल फिगर रहे हैं वेन वैंग, उन्होंने ये बुक लिखी है। मेटाफिज़िक्स होता है जो भी रियलिटी के बियॉन्ड है, जो भी दिखता सुनाई देता है उसके परे जो है उसको हम मेटाफिज़िकल कहते हैं। तो यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि शुरू से जो चाइनीज़ लोग भी हैं वो भी मानते हैं कि रियलिटी सिर्फ सेंसेस से नहीं होती, उसके बहुत बियॉन्ड भी एक रियलिटी है। इसके अलावा जो हम सब जानते ही है, कॉन्फ्यूशियस, बहुत ही रिस्पेक्टेबल फिगर नॉट ओनली इन चाइना, थ्रू आउट द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि वो बहुत लंबा जीवन इसलिए चाहते ताकि वो आई चिंग को पढ़ सके। इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने उस बुक को दी। ऐसे फैक्ट्स हमें लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, बट इससे हमें आई चिंग की वैल्यू समझ में आती है। और इतना हम आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि कॉन्फ्यूशियस भी इस व्यू से मैच करते थे कि मेटाफिज़िक्स को स्टडी करने की ज़रूरत है। कॉन्फ्यूशियस ने खुद भी कहा कि कभी भी हमें कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ या यूनिवर्सल रियलिटी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा थियोलॉजी यानी कि मॉरल साइंस जो होता है वो बहुत ही वेग होता है, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। हमने पहले ही देखा सब्जेक्टिव सबकी थिंकिंग होती है, तो सबकी अपनी राय होती है, सही क्या है गलत क्या है। कभी भी हमें एक आंसर नहीं मिल पाएगा कि सही गलत क्या होता है, तो वेस्ट है ढूंढना कि रियलिटी क्या है, किसको क्या करना चाहिए। रादर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप करना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि हमें देखना चाहिए कि हम अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, अच्छी मॉरलिस्टिक लाइफ, उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, उस पर फोकस रहना चाहिए। डिबेट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इनके बाद आए लाओ ज़े। लाओ ज़े जो है उन्होंने इनके बाद नहीं, इनके पहले ही थे लाओ ज़े। उनका भी नोटवर्दी है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया। उन्होंने एक बुक लिखी टाओ ते चिंग, और इसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लर्न करें वो है बुक ऑफ वेज एंड वर्च्यूज़। इससे मुझे एक बात याद आती है, जो भी चाइनीज़ या कोई और लैंग्वेज में नाम दिए जाते हैं, नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज दोस। जो इंग्लिश में नाम दिए गए हैं उन्हीं बुक्स के या थियरीज़ के, आप वही नाम याद रख लीजिए, दैट्स फाइन। तो आप सीधे लिख सकते कि लाओ ज़ी ने बुक ऑफ वेज एंड वर्च्यूज़ लिखी। उसमें उन्होंने टाओइस्ट फिलॉसफी दी। टाओ भी बहुत फेमस है तो आपने सुना ही होगा। टाओ फिलॉसफी के अनुसार हमें नेचुरल ऑर्डर के साथ हार्मनी में जीना है, यानी कि हमें नेचर के साथ अलाइन होके जीना है। सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन हिंदुइज्म व्यू कि अपनी यूनिकनेस एक्सप्रेस करने के बदले हमें यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है। तो इसीलिए उन्होंने भी कहा लाओ ज़ी ने कि इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो हम गैदर करने की कोशिश करते हैं उससे कन्फ्यूजन होता है, उससे हम यूनिवर्स के नज़दीक नहीं जाते और दूर होते जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम फोकस करें हाउ टू कंबाइन विद द यूनिवर्स। वापस अगर बात करें कॉन्फ्यूशियस की, जब आप पेपर में लिख रहे हैं आप साथ में ही लिख सकते। कॉन्फ्यूशियस का सब कुछ जो भी दिया है एक साथ में लिख दीजिए। उन्होंने कहा है कि गॉड होते हैं, उन्होंने मना नहीं किया कि गॉड होते हैं, बट वो एग्नोस्टिक थे। खुद उन्होंने गॉड के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। एग्नोस्टिक वो होते हैं जो गॉड को ऐसे नकारते नहीं है, दे आर नॉट एंटेगोनिस्टिक, लेकिन वो ज़्यादा उनकी चर्चा भी नहीं करते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकलिटी पे फोकस किया, जैसे हमने पहले भी देखा। तो कौन सी मॉरलिटी, कौन सी पॉलिटिक्स सोसाइटी को आगे लेके जा सकती है, सबके बेनिफिट में हो सकती है, उस पर फोकस करने की उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा है आइडियल पर्सन्स, मॉरलिस्टिक लोग जो समझते सही गलत क्या है, उनकी हमें ज़रूरत है नॉट टू डिबेट,
एंड डिसाइड के राइट एंड रॉन्ग क्या है, क्योंकि यही लोग सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हैं, दैट इज़ वाई। तो वेरी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इंडिया चाइना जैसे जो कल्चर्स हैं, कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं, हमारे लिए सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट देन आवरसेल्व्स। तो यही बात हम उनकी फ़िलॉसफी में भी देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी फ़िलॉसफी कंजर्वेटिव थी। उन्होंने आउटराइट इनफैक्ट रिजेक्ट कर दिया था यूरोप एंड ऑल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस तरह की नॉलेज गैदर हो रही थी, साइंटिफिक एज से उनका कोई लेना देना नहीं था। चाइना में अगर आप देखें जो वेस्टर्न प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस है वो बहुत ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो उनकी हिस्ट्री इतनी रिच है और उनका इतना फेथ है अपनी हिस्ट्री में कि वो उसी के साथ अलाइन रहते हैं। तो इंडियन व्यू हमने देख ही लिया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है वेस्टर्न व्यू का। चाइनीज़ में भी ऑथेंटिकली अगर देखें तो वेस्टर्न व्यू का एक्सेप्टेंस नहीं है, अपनी फ़िलॉसफी का कंटिन्यूएशन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर चाइनीज़ लोग वेस्ट से पढ़ के नहीं आते और वेस्टर्न प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं करते, वो करते हैं। बट फिर वही बात हो जाती है कि नॉन वेस्टर्न साइंटिस्ट हु आर फॉलोइंग द वेस्टर्न व्यूज़, उस हिसाब से दे आर फंक्शनिंग। तो अगर हम देखें जो चाइनीज़ हिस्ट्री है उसमें कभी भी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एज सच डोमिनेट नहीं कर पाया है, वो अपने प्रिंसिपल्स पे स्टक रहे हैं। और उनका गोल अभी अगर अगेन हम एंड ऑफ ईच नॉन वेस्टर्न सेक्शन में देख रहे हैं कि उनके हिसाब से गोल क्या है लाइफ का, तो ये है कि हम मॉरल कोड ऑफ सोसाइटी को फॉलो करें, यानी कि आइडियल सिटीजन्स बने टू टेक फॉरवर्ड द सोसाइटी, ताकि सबका भला हो सके। तो यूनिक एक्सप्रेशंस एंड ऑल उनके व्यू में भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स दिए हैं जिसमें काइंड ऑफ समरी दिया है। दिस आई विल लीव फॉर योर सेल्फ रीडिंग। पेपर में डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आपको रिविजन मिल जाएगा आपने पूरे यूनिट में क्या किया है। और इस सेक्शन में आपको देखने का मिलेगा कि वेस्टर्न व्यू नॉन वेस्टर्न व्यू आपस में आज कहाँ स्टैंड करते हैं और क्यों हमें जो बिगनिंग से बता रहे हैं वेस्टर्न व्यू के चक्कर में नॉन वेस्टर्न व्यू को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, वरना हमारा विजन बहुत नैरो हो जाएगा। ये सब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब हम इस सेक्शन की बात करें, येस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल 10 मार्क्स के लिए आ सकता है नॉन वेस्टर्न व्यूज़। और अगर आप रिव्यू क्वेश्चन भी देखें 5 और 6 वो यहाँ से है, तो उसी के अराउंड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अबाउट हाउ नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न, इस तरह का कुछ कंपैरिजन क्वेश्चन आ सकता है। या जनरली अगेन हेडिंग को यूज़ करके 10 मार्कर ऑन नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस। तो पहले बस जनरल इंट्रो आपको देना है कि हाउ नॉन वेस्टर्न व्यूज़ आर डिफरेंट। उसके बाद इंडिया की बात शुरू करनी है फर्स्ट सेक्शन। उसमें पहले आप इंडियन ओरिजिन के कुछ फ़िलॉसफीज़ नेम कर दीजिए। फिर हिंदुइज़्म में वेदास, आत्मन, ब्रह्मन, उपनिषद्स, ये सब आपको कवर करना है। फिर बुद्धिज़्म में आपको कवर करना है अबाउट माइंड नोशन को कैसे रिजेक्ट किया गया है, लेकिन एम्पिरिसिज्म को समवॉट सपोर्ट किया गया है इस व्यू में। इसके अलावा जैनिज़्म जो है उसमें जो 24 तीर्थंकारास उनके रहे हैं, उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉर लिविंग, 3 प्रिंसिपल्स और 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये आपको कवर करना है। और फिर चाइना में आई चिंग से लेके लाओजी और फिर कॉन्फ्यूशियस, इन सब के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे सेक्शंस आपको कवर करने हैं फॉर इफ़ दे आस्क यू अबाउट नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो ज़ेडगेस्ट अप्रोच का सेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये नॉन वेस्टर्न वाला।
जो फर्स्ट इनिशियल सेक्शन है ऑफ या दैट वाज द ज़ेडकिस्ट, वो इम्पॉर्टेंट है, ये वाला है। एंड जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो जो है थोड़ा लेस लाइकली है टू बी आस्क्ड। एक्चुअली क्या है, अभी ऑफ हैंड मेरे पास पास्ट पेपर्स के वो जो क्वेश्चंस लिखे हुए होते वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, सो माई मेमोरी इज़ नॉट वेरी गुड राइट नाउ अबाउट 106 में पास्ट पेपर्स में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। यूजुअली मैं डिस्कस कर देती हूँ क्लास में, बट फ़िलहाल नॉन वेस्टर्न वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मुझे याद है। आप डेफिनेटली यू शुड टेक द एफर्ट ऑन योर ओन, इट विल बी बेटर। आप खुद स्कैन कीजिए पास्ट पेपर्स को और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन इस यूनिट से आए। ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ दैट, मतलब उसको बाद के लिए मत छोड़िए। अभी से जैसे आप यूनिट लर्न कर रहे हैं तभी ही आप नोट करके रखिए कि इस पर्टिकुलर यूनिट से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर ज़्यादा आपको फोकस करना है और कहाँ पर कम फोकस करना है। और खुद से करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपको ध्यान भी आएगा, लाइक यू वोंट जस्ट पैसिवली राइट डाउन, आप एक्टिवली सर्च करेंगे तो ज़्यादा रजिस्टर होता है माइंड में कि क्या प्रिपेयर करना है। ओके, दैट इज़ इट फॉर दिस लेसन। ये लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते, तो ही मैं आंसर करूँगी। पर्सनल कॉल पे या मैसेज में अगर आप मुझे लेसन के बारे में कुछ भी पूछेंगे मैं आंसर नहीं करूँगी। मैंने जो नंबर और ईमेल आईडी अपना दिया है वो इसलिए है, अगर आपको कोई ट्यूशन क्वेरी करनी है आप कर सकते हैं। ग्रुप क्लासेस में जब भी लेती हूँ इग्नू की, मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ, तो यू कैन वेट फॉर दैट। एज ऑफ नाउ आज की डेट जो है जुलाई 24, कोई क्लासेस ऑनगोइंग नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है आप मेल कर सकते हैं, बट वीडियो रिलेटेड क्वेरीज मेल मत कीजिए, आई विल नॉट आंसर दैट। उसके लिए कमेंट बॉक्स है, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स, आंसर भी करती हूँ, तो यू कैन लीव द क्वेश्चंस देयर। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यहाँ पर मैं क्लास एंड कर रही हूँ।